गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एफएम गोल्ड आपके अपने परिवार में। प्यारे साथियों, मेरे सामने बहुत ही मेहनती और शानदार बच्चे लोग। मैंने आपको कल 1813 के चार्ट ट्रैक्ट पर चर्चा की थी और 1813 के चार्ट ट्रैक्ट में मैंने आपको बताया होगा कि गुरुजी पहला यहाँ से प्रावधान हमको मिला था कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार प्रसार की अनुमति प्रदान की गई। दूसरा, कंपनी के एक अधिकार को यहाँ से समाप्त किया गया, लेकिन चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। कितने वर्षों तक प्यारे साथियों? अभी 20 वर्षों तक। अरे 20 वर्ष कब हो जाएंगे? 1833 में जा करके। तीसरा, मैंने आपको बताया कि यहाँ से भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने के प्रावधान आया। चौथा, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि अन्य जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो भी भारत में आएँ और व्यापार व्यवसाय करें। दोस्तों, अन्य यूरोपीय कंपनियों को भारत में व्यापार व्यवसाय की अनुमति दी गई, लेकिन दोस्तों विद लाइसेंसी व्यवस्था के साथ। किसके साथ? लाइसेंसी व्यवस्था के साथ अनुमति प्रदान की गई मेरे साथियों। तो अब हम बात करेंगे किस पर? अब हम बात करेंगे 1833 के चार्ट ट्रैक्ट पर। 1833 के चार्ट ट्रैक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट। तो मित्रों, 1833 के चार्टर एक्ट पर हम बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि दोस्तों 1773 में मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहाँ से शक्तियों के केंद्रीकरण की शुरुआत हो रही है। किसकी शुरुआत हो रही है प्यारे साथियों? शक्तियों के केंद्रीकरण की शुरुआत हो रही है। और ये शक्तियों का केंद्रीकरण जो है ये पूरी तरीक़ा से 1833 में जाकर के प्यारे साथियों हो जाएगा। अरे बताया था नहीं बताया था? बताया था। और जी मैंने एक बात और बताई होगी आपको। क्या बताया होगा कि मित्रों 1784 में क्या हुआ कि जो बम्बई के गवर्नर और बंगाल के गवर्नरों को जो अधीन किया गया था, किसके? बंगाल के गवर्नर जनरल के। अरे किया था नहीं किया था? तो बिल्कुल किया था गुरुजी। तो 1784 से बंगाल के गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया था कि बम्बई के गवर्नर और मद्रास के गवर्नरों का वह सुपरविजन कर सकता है, उन्हें आदेश कर सकता है, उनको लिए निर्देश दे सकता है। तो दोस्तों ये प्रावधान किए गए, यानी कि यहाँ से 1784 से और अधिक शक्तियों का क्या किया गया? केंद्रीकरण के लिए मजबूती प्रदान की गई दोस्तों। तो यहाँ से शुरुआत हो रही है, लेकिन यहाँ मजबूती प्रदान की जा रही है। लेकिन प्यारे साथियों पूरी तरीके से कहाँ होगा? तो मित्रों 1833 में जाकर के शक्तियों का केंद्रीकरण पूरी तरीक़ा से हो जाएगा। तो शक्तियों का केंद्रीकरण कैसा होगा? अब देखते हैं हम लोग। तो आप लोगों को अब पता चल गई कि गुरुजी यहाँ से शक्तियों का केंद्रीकरण होने वाला है। पहला कि यहाँ से शक्तियों के केंद्रीकरण हुआ, शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियों का केंद्रीकरण किया गया। कि गुरुजी कैसे किया गया? तो अब सुनते रहिएगा प्यारे साथियों। अरे ध्यान लगाकर सुनते रहिएगा मित्रों। क्लास में ही ध्यान आना चाहिए, इधर उधर ध्यान मत लगाइए, ना लगाए करें आप लोग। निगाहें मत लगाओ दूसरी तरफ, इधर देखो। अरे बाहर मत देख रहे। अरे विनोद, अरे बाहर क्या देख रहा है? अरे इधर देख, इधर है, बोर्ड पे देख, बोर्ड पे देख। इधर उधर ही देखते निकल जाएगी जिंदगी। यही समय है पढ़ने का। तो प्यारे साथी यही है समय पढ़ने का। तो देख भी देख विनोद, इधर देख। तो क्या हुआ कि शक्तियों का केंद्रीकरण यहाँ से किया गया। कि कैसे किया गया? कि दोस्तों आप जानते हैं कि एक गवर्नर जनरल था और एक कार्यकारी परिषद हुआ करती थी। अरे थी नहीं थी? गुरुजी बिल्कुल थी। कहाँ की थी? कि ये बंगाल का गवर्नर जनरल था और बंगाल के गवर्नर जनरल की उसकी कार्यकारी परिषद हुआ करती थी। तो प्यारे मित्रों, इस बंगाल के गवर्नर जनरल को और उसकी जो कार्यकारी परिषद थी उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद बनाया गया। क्या बनाया गया? संपूर्ण भारत का। प्यारे मित्रों, संपूर्ण भारत क्या बना दिया गया? कि बंगाल के गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारी परिषद बना दिया गया। तो दोस्तों था कौन? अगर क्वेश्चन ऐसे पूछते आपसे कि संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? अरे कौन था? तो प्यारे मित्रों
कौन था? तो वो था विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक हुआ करता था संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और क्वेश्चन पूछ दे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो प्यारे साथियों यही विलियम बेंटिक ही था। अरे बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल जो होगा वो भारत का क्या बनेगा? प्रथम गवर्नर जनरल बनेगा। अरे जो यहाँ अंतिम है वो यहाँ प्रथम बनेगा, इतनी बात आप लोग ध्यान रखें। आगे बात समझ में? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन? विलियम बेंटिक। आगे नहीं आगे बात समझ में? बिल्कुल आ गई। कि केंद्रीकरण कैसे हुआ गुरुजी? अरे यहाँ आप समझ गए, बंगाल के को बना दिया गया संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल, उसकी कार्यकारी परिषद, यानी कि अब संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? संपूर्ण भारत के ऊपर कानून बनाने का अधिकार भारत के गवर्नर जनरल, उसकी कार्यकारी परिषद को दिया गया। यही कानून बनाएगी और दोस्तों यही लागू करेगी, सब काम इसको ही सौंप दिया गया। तो प्यारे मित्रों यहाँ से केंद्रीकरण को और ज़्यादा सशक्त किया गया। कैसे? यानी कि केंद्रीकरण जो था वो पूरी तरीक़ा से कर दिया गया, यानी पूरी तरीक़ा से सशक्त कर दिया गया केंद्रीकरण। क्या आप जानते कि एक बम्बई थी, बम्बई के गवर्नर और दोस्तों मद्रास के गवर्नर, बम्बई के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर जो हुआ करते थे प्यारे मित्रों, इनके पास अब तक कानून बनाने का अधिकार था। मैंने आपको बताया 1773 में कि उनको अधीन किया जा रहा है बंगाल के गवर्नर जनरल के, लेकिन उनके पास कानून बनाने का अधिकार था। लेकिन दोस्तों 1833 से क्या हुआ कि बम्बई के गवर्नर और मद्रास के गवर्नर को इनके पास जो दोस्तों कानून बनाने की शक्ति थी वो क्या कर दी गई? निरस्त कर दी गई। इनके कानून निर्माण की शक्ति, कानून निर्माण की शक्ति क्या कर दी गई दोस्तों? समाप्त कर दी गई। क्या कर दी गई? समाप्त कर दी गई प्यारे मित्रों। अरे आगे बात समझ में? तो क्या हुआ? अरे इन सब की शक्तियाँ किस में निहित कर दी गई? भारत के गवर्नर जनरल में इनकी सबकी शक्तियाँ निहित कर दी गई दोस्तों। तो प्यारे मित्रों हुआ या नहीं हुआ शक्तियों का केंद्रीकरण? अरे हुआ या नहीं हुआ शक्तियों का केंद्रीकरण? गुरुजी बिल्कुल हुआ। अरे हुआ नहीं हुआ? क्यों बिल्कुल हुआ। क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि शक्तियों का केंद्रीकरण कब किया गया? तो कब किया गया? 1833 में जाकर के शक्तियों का केंद्रीकरण किया गया। अच्छा दोस्तों हम लोग अपने एम डिसाइड कर लें, हम लोग अपने उद्देश्य डिसाइड कर लें कि ये जो शक्तियों का केंद्रीकरण 1833 में जाकर के हो रहा है, लेकिन ये विकेंद्रीकरण कब होगा? दोस्तों इसका विकेंद्रीकरण कब होगा? फिर विकेंद्रीकरण, इसका विकेंद्रीकरण कब होगा? फिर विकेंद्रीकरण, इसका विकेंद्रीकरण कब होगा गुरुजी? फिर अरे विकेंद्रीकरण जब होगा जब इन दोनों को दोबारा से शक्ति मिल जाएगी कानून बनाने की प्यारे मित्रों। कब मिलेगी? तो यह मिलेगी कहाँ जाकर के? 1861 में जाकर के इन दोनों को क्या मिल जाएगी? कानून बनाने की शक्ति मिल जाएगी। और क्या हो जाएगा? विकेंद्रीकरण, यानी कि शक्तियों को बांट देंगे। क्या हो जाएगा? विकेंद्रीकरण। अभी क्या है? केंद्रीकरण है, शक्तियाँ एक बॉडी में निहित हैं, फिर क्या हो जाएगा? शक्तियाँ बट जाएंगी तो विकेंद्रीकरण हो जाएगा प्यारे मित्रों। और क्या हुआ है यहाँ से? अरे और क्या हुआ दोस्तों यहाँ से? आप सब लोग जानते हैं प्यारे मित्रों कि गवर्नर जनरल और उसकी जो कार्यकारी परिषद हुआ करती थी, इस कार्यकारी परिषद में गवर्नर जनरल की अब तक कितने सदस्य थे प्यारे मित्रों? अरे कितने सदस्य हैं अब तक? 3 सदस्य हैं। कितने हैं दोस्तों? 3 सदस्य हैं, लेकिन 4 हुआ करते थे। मैंने 4 क्यों मिटाने हैं यहाँ से? क्यों मिटाने हैं मैंने यहाँ 4 दोस्तों? क्योंकि 1773 में 4 थे और दोस्तों 1784 में कितने रह गए? 3 रह गए, यानी एक को कम कर दिया गया। लेकिन प्यारे मित्रों यहाँ से क्या हुआ कि एक सदस्य इसमें और जोड़ दिया गया, यानी 3 सदस्य हैं वर्तमान में और एक सदस्य और जोड़ दिया गया प्यारे मित्रों। और ये सदस्य कहलाया क्या? ये सदस्य कहलाया विधि सदस्य। क्या कहलाया प्यारे मित्रों? विधि सदस्य यह कहलाया। क्या कहलाया? विधि सदस्य ये कहलाया। यानी कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक चौथा सदस्य विधि सदस्य को जोड़ा गया। यहाँ से बात क्लियर है मेरे साथियों? तो ये था कौन? ये था दोस्तों लॉर्ड मैकाले। कौन था? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले यह हुआ करता था। और दोस्तों यहाँ से गवर्नर जनरल, एक जो गवर्नर जनरल है और उसकी जो कार्यकारी परिषद है, इसको एक अधिकार दिया गया। क्या अधिकार दिया गया प्यारे मित्रों? इसको एक अधिकार दिया गया कि
जो कि वर्गीकरण के लिए यानी कि शक्तियों का वर्गीकरण के लिए, या फिर दोस्तों नियमों के वर्गीकरण के लिए, विधियों के वर्गीकरण के लिए दोस्तों, वर्गीकरण किसका? विधियों का वर्गीकरण। किसका? विधियों का वर्गीकरण के लिए प्यारे मित्रों, के लिए एक विधि आयोग का गठन कर सकती है। मैंने क्या बताया आपको कि गवर्नर जनरल और उसकी जो कार्यकारी परिषद हुआ करती थी, इसको एक अधिकार दिया गया कि यह विधियों के वर्गीकरण के लिए एक विधि आयोग का गठन कर सकती है। प्यारे मित्रों, किसका गठन कर सकती है? कि विधियों के वर्गीकरण के लिए, वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ के लिए, कि ये इस प्रकार के लॉ होंगे, ये इस प्रकार के लॉ होंगे, तो उन सब के लिए विधि आयोग गठन करने का अधिकार दिया गया है। किसको? गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद को। अरे बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है प्यारे रसगुल्लो? अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना प्यारे रसगुल्ले? बिल्कुल समझ में आनी चाहिए बात। दोस्तों आप सब लोग देख पा रहे होंगे गुरुजी इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी मेहनत करनी चाहिए प्यारे मित्रों। अरे करनी चाहिए ना करनी चाहिए? गुरुजी बिल्कुल करनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद को विधियों के वर्गीकरण के लिए एक विधि आयोग गठन करने का अधिकार दिया गया। तो दोस्तों एक विधि आयोग बनाया गया, प्रथम बार विधि आयोग का गठन किया गया। किसका? विधि आयोग का गठन किया गया 1834 में दोस्तों। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया दोस्तों? अरे विधि आयोग का गठन कब किया गया दोस्तों? विधि आयोग का गठन कब किया गया? ये स्वतंत्रता से पहली बात चल रही है प्यारे मित्रों। अरे ये स्वतंत्रता से पहली बात चल रही है कि विधि आयोग का गठन कब किया गया। दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछता है कि विधि आयोग का गठन कब किया गया, तो 1834 में दोस्तों। 1834 में किसकी अध्यक्षता में? अरे दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? तो वही अध्यक्ष थे, कौन थे? मैकाले। कौन अध्यक्ष थे प्यारे मित्रों? मैकाले। क्यों थे अध्यक्ष? क्योंकि इस समय मैकाले ही क्या है? विधि सदस्य हैं। तो प्यारे मित्रों मैकाले इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। क्वेश्चन पूछता है कि विधि आयोग का गठन कब? 1834 में। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ सकता है कि स्वतंत्रता पश्चात प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? प्यारे मित्रों स्वतंत्रता पश्चात प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? मित्रों स्वतंत्रता पश्चात प्रथम विधि आयोग का गठन कब दोस्तों? 1955 में। प्यारे मित्रों स्वतंत्रता पश्चात प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? तो कब? 1955 में दोस्तों। 1955 में। इसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे प्यारे मित्रों? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष हुआ करते थे कौन? अध्यक्ष। इसके अध्यक्ष थे प्यारे मित्रों MC सीतलवाड़। कौन थे? MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ इसके अध्यक्ष हुआ करते थे प्यारे मित्रों। अरे हाँ या ना? तो बिल्कुल सही बात है गुरुजी। और क्या किया गया है दोस्तों यहाँ से? ये 1833 की बात चल रही है प्यारे मित्रों। और यहाँ से क्या किया गया? और यहाँ से ये किया गया दोस्तों कि आप जानते हैं कि कंपनी का जो एक अधिकार था, कंपनी के एक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अरे दोस्तों मैंने आपको बताया था ना 1813 में कि कंपनी के एक अधिकार को समाप्त किया जा रहा है, लेकिन चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी अगले 20 सालों तक या अगले 20 वर्षों तक दोस्तों। तो 1813 से 20 वर्ष कब होते हैं प्यारे मित्रों? अरे कब होते हैं? 1833 में जाकर के हो जाएंगे 20 वर्ष। इसका मतलब है कि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी कब समाप्त हो जाएगा?
तो गुरुजी 1833 में जाकर के समाप्त हो जाएगा और ईस्ट इंडिया कंपनी का भी पूर्ण तरीका से या पूरी तरीका से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाएगा। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा बिल्कुल गुरुजी। तो अब क्या हो जाएगा, अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो, तो प्यारे मित्रों ये प्रशासनिक इकाई बन जाएगी पूरी तरीका से। क्या बन जाएगी? प्रशासनिक इकाई बन जाएगी पूरी तरीका से। प्रशासनिक इकाई बन गई पूरी तरीका से। इसका मतलब यह है कि अब भारत में कोई भी व्यापार व्यवसाय कर सकता है, कोई भी कंपनी आ सकती है भारत में और अपना व्यापार व्यवसाय कर सकती है, अपनी फैक्ट्री खोल सकती है, व्यापार व्यवसाय कर सकती है प्यारे मित्रों। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों अब यहाँ से लाइसेंसी व्यवस्था को भी समाप्त कर देंगे हम। क्या कर देंगे? लाइसेंसी व्यवस्था को भी समाप्त कर देंगे। लाइसेंसी व्यवस्था, अरे जब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके प्रशासनिक इकाई बन चुकी है तो लाइसेंस व्यवस्था की क्या आवश्यकता है अब हमें? अरे क्या आवश्यकता है अब इसकी? कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है ना। जब व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरीके से समाप्त हो गया है तो हमें लाइसेंस लेने की आवश्यकता क्यों है? अब कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासनिक इकाई बन चुकी है। अरे बन चुकी है नहीं बन चुकी है? तो प्यारे मित्रों यहाँ से लाइसेंस व्यवस्था को भी समाप्त किया गया। एक बात और, लाइसेंसी व्यवस्था समाप्त। और दोस्तों यहाँ से एक काम और किया गया। आप जानते कि दास प्रथा हुआ करती थी दोस्तों उस समय। दास प्रथा क्या थी? दास प्रथा यानी स्लेवरी सिस्टम। क्या था? दास प्रथा या स्लेवरी सिस्टम को यहाँ से विधि विरुद्ध घोषित किया गया दोस्तों। विधि विरुद्ध घोषित किया गया दास प्रथा या स्लेवरी सिस्टम को। विधि विरुद्ध मतलब यदि आप दास जैसा व्यवहार किसी व्यक्ति के साथ करते हैं तो ये क्या है? ये विधि के खिलाफ है, ये उल्लंघन माना जाएगा विधि का। ऐसी बात कह दी गई, यानी कि दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया। दास प्रथा जो थी दोस्तों, इसको क्या किया गया? विधि विरुद्ध घोषित किया गया। क्या किया गया? विधि विरुद्ध घोषित किया गया। विधि विरुद्ध घोषित किया गया। किसके द्वारा? अरे किसके द्वारा प्यारे मित्रों? अरे कौन है इस समय भारत का गवर्नर जनरल? कौन है? तो विलियम बेंटिक दोस्तों। विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किसके द्वारा किया गया? तो विलियम बेंटिक के द्वारा। कब? 1833 की बात चल रही है प्यारे मित्रों। कब? 1833 की बात चल रही है। 1833 में। तो अब क्वेश्चन पूछेगा तो बता देंगे। अरे बता देंगे नहीं बता देंगे? बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। तो दोस्तों आगे चल करके ये जो दास प्रथा हुआ करती थी प्यारे मित्रों, इसको आगे चल करके 1843 में, कब? 1843 में गवर्नर जनरल हुआ करते थे इस समय लॉर्ड एलनबरो। कौन? लॉर्ड एलनबरो। इनके द्वारा इस दास प्रथा को पूर्ण तरीके से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मैंने कहा कि विलियम बेंटिक द्वारा दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया। यही बात पकड़नी सीखें आप लोग। लेकिन आगे चल करके 1843 में जाकर के लॉर्ड एलनबरो के द्वारा, अरे किसके द्वारा रे? एलनबरो के द्वारा दास प्रथा को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया प्यारे मित्रों, समाप्त कर दिया गया। अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि ये जो सती प्रथा थी, सती प्रथा को कब समाप्त किया गया? अरे सती प्रथा को कब समाप्त किया गया रे? सती प्रथा को समाप्त किया गया प्यारे मित्रों कब? 1829 में। दोस्तों मैं ये फैक्चुअल डाटा इसलिए लेकर के चल रहा हूँ, मेरी तरफ से आप लोग कोई भी एग्जाम दीजिएगा, मेरी तरफ से आप लोग कोई भी एग्जाम दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने दूंगा मैं आपको। एमएन सर का आपसे वादा है कि आपका सर नीचे नहीं झुकने देगा। दोस्तों मैं आपको पॉलिटी विशेषज्ञ बनाकर छोड़ूंगा, संविधान विशेषज्ञ मैं आपको बना दूंगा, इतनी मेरी आपसे गारंटी है। तो आपके जो साथी हैं उनको आप जोड़ते चलें, उनको आप जोड़ते चलें प्यारे मित्रों। तो 1833 से दोस्तों एक लास्ट प्रावधान एक और है दोस्तों, लास्ट प्रावधान 1833 से एक और है कि हुआ क्या कि यहाँ एक कंपनी के पदों पर खुली प्रतियोगिता की बात भी करेगी। दोस्तों 1833 के चार्टर एक्ट में खुली प्रतियोगिता का प्रावधान था
अरे दोस्तों, खुली प्रतियोगिता का प्रावधान था, यानी कि जो कंपनी के पद हैं, जो कंपनी के कर्मचारी हैं, उनके लिए क्या कराई जाए, एक खुली प्रतियोगिता कराई जाए। ये प्रावधान दोस्तों किस में था, ये प्रावधान था 1833 के चार्टर एक्ट में। लेकिन दोस्तों इसका विरोध हुआ। अरे विरोध किसके द्वारा किया गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी सीओडी, उसके द्वारा इसका विरोध किया गया प्यारे मित्रों। किसके द्वारा, सीओडी के द्वारा इसका विरोध किया गया कि ना कंपनी कर्मचारी नियुक्ति हम करेंगे, कोई जरूरी ना है। अरे कोई जरूरी ना है, कोई जरूरी ना है एग्जाम कराने की, एग्जाम कराने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपने आप करेंगे। अरे हम करेंगे, किसने कह दिया गया, सीओडी के द्वारा कह दिया गया प्यारे मित्रों। अरे हाँ या ना प्यारे साथियों, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर खुली प्रतियोगिता की बात तो जरूर चलाई गई, लेकिन दोस्तों सीओडी के विरोध करने के पश्चात खुली प्रतियोगिता लागू नहीं हो पाई। दोस्तों 1833 में खुली प्रतियोगिता लागू नहीं हो पाई प्यारे मित्रों, हो पाई नहीं हो पाई। तो 1 मिनट का मैं आपसे टाइम लूंगा। पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है। अरे दोस्तों पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है ना, अरे है या नहीं कि पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है गुरुजी। तो पानी पी लें ज़रा, आप लोग पानी पी लीजिएगा और ठंडा ठंडा पानी पी लीजिएगा, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत हो रही है। अब देखते हैं दोस्तों अगला कौन सा आएगा, क्यों प्यारे मित्रों, अगला कौन सा आएगा अब, अरे रसगुल्लाओ, रसगुल्लाओ, अब कौन सा आएगा, अब आएगा कौन सा, अरे 1833 के बाद कौन सा है, अरे 20-20 साल पे कानून आ रहे हैं ना। 1813 का आया, फिर 20 साल बाद 1833 का आया, अब 20 साल बाद 1800 किसका आएगा, 1853 का आएगा। किसका आएगा, 1853 का आएगा दोस्तों। किसका है अब, अठारह सौ तिरपन का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट था प्यारे मित्रों, इस 1853 के चार्टर एक्ट को लाने में लॉर्ड डलहौजी साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी साहब ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी ब्रिटिश सरकार के अधीन, उन्होंने कहा, ब्रिटिश सरकार के समक्ष उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी, उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, हम ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रशासन है उसमें सुधार लाएंगे। और सुधार लाने के लिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी, और वही रिपोर्ट दोस्तों 1853 का चार्टर एक्ट बनती है। क्या बनती है दोस्तों, और वही रिपोर्ट 1853 का चार्टर एक्ट बनती है प्यारे साथियों। इसमें क्या प्रावधान था, अरे क्या प्रावधान था प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं कि ये गवर्नर जनरल था कि हाँ था, उसकी एक कार्यकारी परिषद थी कि बिल्कुल थी गुरुजी, कि जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी प्यारे मित्रों, इसको क्या काम करेगा, इसमें कुछ बदलाव किया गया। क्या किया गया कि आप जानते कि अब तक क्या होता था कि अब तक गवर्नर जनरल और कार्यकारी परिषद उसकी जो हुआ करती थी वही संपूर्ण देश के लिए कानून बनाती थी और वही लागू कराती थी दोस्तों। मतलब विधायिका और कार्यपालिका के काम स्वयं करती थी प्यारे मित्रों, कौन, गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद। अरे हाँ या ना, के बात सही है गुरुजी। लेकिन दूसरा की बात मैं आपको बताऊं यहाँ से, तो यहाँ से प्रावधान ये हुआ कि जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद है, जो कार्यकारी परिषद दोस्तों इसी से आप समझ जाए करिएगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं गुरुजी, यानी कार्यकारी परिषद। तो कार्यकारी परिषद जो है इसके प्रशासनिक कार्य या दोस्तों कार्यकारी
कार्य एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। और दोस्तों विधायी कार्य यानी कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस, को अलग किया गया। क्या कहा गया? मैंने आपसे क्या कहा कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद है उसके प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए गए, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य अलग कर दिए गए, और दोस्तों विधायी कार्य अलग कर दिए गए। विधायी कार्य अलग कर दिए गए यानी लेजिस्लेटिव कार्य अलग कर दिए गए प्यारे मित्रों। और विधायी कार्य करने के लिए एक नई संस्था बनाई गई दोस्तों, एक नई संस्था बनाई गई जिसे कहा गया ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। अरे क्या कहा गया? ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। इसमें कितने सदस्य थे दोस्तों? इसमें कितने सदस्य हुआ करते थे? इसमें 6 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य? 6 सदस्य इसमें हुआ करते थे। और इन्हें कहा गया क्या? विधि पार्षद इन्हें कहा गया। क्या कहा गया? विधि पार्षद कहा गया प्यारे मित्रों। क्या कहा गया? विधि पार्षद कहा गया। अब ये क्या करेंगे? ये संपूर्ण देश के लिए कानून बनाएंगे। और प्यारे मित्रों ये संपूर्ण देश के लिए कानून बनाएंगे और लागू कौन कराएगा? तो लागू ये कराएंगे। लागू ये कराएंगे कौन? गवर्नर जनरल, उसकी कार्यकारी परिषद के सदस्य। तो आई ना आई बात समझ में कि मैंने कहा कि अब तक यही गवर्नर जनरल, उसकी कार्यकारी परिषद ही संपूर्ण देश के लिए कानून बनाती थी और लागू कराती थी। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट से क्या हुआ कि कार्यकारी कामों का अलग किया है। कार्यकारी काम मतलब लागू कानूनों को लागू करने से संबंधित काम, और विधायी कार्य मतलब विधि बनाने से संबंधित काम, यानी कानूनों का निर्माण करने से संबंधित कार्यों को अलग किया गया। दोस्तों विधि कार्य, अब विधायी कार्य बनाने के लिए, विधायी कार्य करने के लिए कौन सी संस्था आ गई? ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर अखिल भारतीय विधान परिषद। कौन सी दोस्तों? अखिल भारतीय विधान परिषद। अखिल भारतीय विधान परिषद ये संस्था हमारी आ गई प्यारे मित्रों। अरे आ गई ना आ गई? बिल्कुल आ गई गुरुजी। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि इसमें टोटल सदस्य कितने थे, कि अखिल भारतीय विधान परिषद में टोटल सदस्य कितने थे? दोस्तों टोटल सदस्य इसमें हुआ करते थे कितने? 12 सदस्य। कितने सदस्य दोस्तों? 12 सदस्य। देखिएगा ये थी हमारी अखिल भारतीय विधान परिषद। क्या थी? स्ट्रक्चर समझिएगा प्यारे मित्रों, जब आपको समझ में आएगा कि भारत में जो संसद है वो संसद कहीं ना कहीं एसी का विस्तार रूप है। एसी का विस्तार रूप है दोस्तों। और ये जो अखिल भारतीय विधान परिषद है ये जो ब्रिटेन में संसद चला करती थी उसका जो छोटा सा रूप थी। और दोस्तों ये एक सदनीय थी, यानी कि मिनी संसद थी। एक सदनीय मिनी संसद यानी छोटी संसद का रूप थी। ये कौन? अखिल भारतीय विधान परिषद, जो क्या कर रही है? संपूर्ण देश के लिए अब कानून बनाने का निर्माण करेगी, यानी कानून बनाने का काम करेगी। तो दोस्तों ये थी, ये क्या थी? ये थी हमारी विधायिका। और ये क्या थी? कार्यपालिका। अरे विधायिका कौन है? तो ये वाली है कौन सी? ये संपूर्ण, इसका नाम है ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। अरे है या नहीं है? तो कार्यकारी काम कौन करेगा? अब कार्यकारी काम कौन करेगा? तो भैया गवर्नर जनरल, उसकी जो कार्यकारी परिषद है ये क्या करेगी? ये कार्यकारी काम करेगी, यानी कि कानूनों को लागू करने से संबंधित काम करेगी। और विधायी कार्य कौन करेगा? तो विधायी कार्य कौन करेगा? तो विधायी कार्य करेगी कौन? ये 6 सदस्य। अरे ये 6 सदस्य करेंगे। अरे करेंगे ना करेंगे? अखिल भारतीय विधान परिषद वाले 6 सदस्य करेंगे ना करेंगे? तो दोस्तों ये मतलब इसका जो है ऐसा ही है जैसे कि आज विधायिका में से कार्यपालिका बनती है हमारे यहाँ। अरे हमारे यहाँ विधायिका में से कार्यपालिका बनती है ना बनती है? अरे बनती है नहीं बनती है दोस्तों? विधायिका है हमारे यहाँ और हमारे यहाँ कार्यपालिका है, और विधायिका में से हमारे कार्यपालिका बन जाती है। अरे बन जाती है ना बन जाती है? तो कहीं ना कहीं यहीं से शुरुआत हो रही है दोस्तों। शुरुआत यहीं से हो रही है जब ही हम लोग रिफॉर्म होते होते वर्तमान स्वरूप तक पहुँचे हैं। दोस्तों मैं इस टॉपिक को जब पढ़ता था तो मैं इस टॉपिक को रटता था, लेकिन बाद में मैंने निष्कर्ष निकालना चालू करे ये तो कुछ नहीं है, ये तो जो है ये तो दोस्तों संविधान का ऐतिहासिक विकास है। यानी संविधान का जो विकास हुआ है वो कैसे कैसे हुआ है, ये तो वो है। तो मैंने आपसे बताया कि अखिल भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया जिसमें सदस्य कितने हैं प्यारे मित्रों?
सदस्य कितने हैं? 12। 12 कैसे गुरुजी? 6 क्या करेंगे? 6 तो विधि का काम करेंगे, यानी विधि पार्षद हैं कितने हैं? 6। और 6 कौन है? 6 हैं दोस्तों गवर्नर जनरल, उसकी कार्यकारी परिषद। अरे है या नहीं है? बिल्कुल है गुरुजी। कैसे? अरे एक तो गवर्नर जनरल हो गया, एक 4 सदस्य इसमें हो गए, 4 और 1 5, और एक मुख्य सेनापति हो गए ना, हो गए, एक मुख्य सेनापति हो गए, तो हो गए ना, हो गए 6। अरे हो गए ना, हो गए 6। तो 6 सदस्य ये हैं, 6 ये हैं दोस्तों, 6 ये हैं और 6 ये हैं, कितने हो गए? 12 सदस्य। कितने हो गए? 12 सदस्य। ठीक उसी प्रकार दोस्तों भारत में भी ये व्यवस्था लागू है। ये शुरुआत यहाँ से हो रही है, जब भी तो हम लोग विधायिका में से कार्यपालिका बनाते हैं। अरे बनाते हैं ना, बनाते हैं प्यारे मित्रों, बिल्कुल बनाते हैं। तो यहाँ से ये प्रावधान लिए गए, यानी कि अखिल भारतीय विधान परिषद में टोटल सदस्य 12 हैं। 6 सदस्य कानूनों को लागू करने का काम करेंगे और 6 सदस्य कानूनों को बनाने का काम करेंगे। और जो 6 सदस्य कानून बनाने का काम करेंगे, इन्हें क्या कहेंगे हम लोग? इन्हें कहेंगे क्या? अरे क्या कहेंगे? विधि पार्षद कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? विधि पार्षद। क्या कहेंगे हम लोग दोस्तों इसमें? विधि पार्षद हम लोग इसे इन्हें कहेंगे। तो दोस्तों जब ये विधि पार्षद यानी कि जो अखिल भारतीय विधान परिषद कानून बना करके भेजती थी दोस्तों, हम लोग इसे अखिल भारतीय विधान परिषद ही बोलेंगे। तो ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव के जो 6 सदस्य हैं, जो कानून बनाने वाले 6 सदस्य हैं, यानी विधि सदस्य हैं, यानी विधि पार्षद हैं, वो 6 सदस्य दोस्तों, जब विधि सदस्य 6 सदस्य जो हैं, वो जब कानून बना करके भेजेंगे किसके पास? गवर्नर जनरल, उसकी कार्यकारी परिषद के पास। तो दोस्तों उनके द्वारा बनाया गया कोई कानून जब तक कानून नहीं बनेगा दोस्तों, तब तक कि ये क्या कर दे? ये दोस्तों इस पर हस्ताक्षर ना कर दे, हस्ताक्षर ना कर दे दोस्तों। यदि हस्ताक्षर नहीं करता है तो दोस्तों कानून नहीं बनेगा। ठीक दोस्तों भारत में भी यही व्यवस्था है, आप लोग जानते हैं। यहाँ गवर्नर जनरल ऐसे काम करेगा जैसे वर्तमान में प्रेसिडेंट, या वर्तमान में राष्ट्रपति प्यारे मित्रों। अरे हाँ या ना? जैसे वर्तमान में राष्ट्रपति के द्वारा यदि किसी विधेयक पर साइन कर दिए जाते हैं, हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं, तभी वह विधेयक कानून बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर वही मामला था कि जब तक गवर्नर जनरल जब तक विधान परिषद के द्वारा बनाए गए किसी कानून पर हस्ताक्षर नहीं करता, तब तक क्या होगा कि वह कानून नहीं बन पाएगा प्यारे मित्रों। अब आगे जाकर के आप लोग देखेंगे कि भैया 1861 में आगे आप लोग देखेंगे 1861 में इसके जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्य हैं, उनके लिए विधान मंत्रिमंडल दिए जाएंगे या फिर विभाग दिए जाएंगे। और दोस्तों ये जो अखिल भारतीय विधान परिषद है, ये आगे चल करके द्विसदनीय हो जाएगी दोस्तों। अभी इसके पास पावर कम है, मैं कह रहा हूँ अभी इसके पास पावर कम है, लेकिन आगे चल करके धीरे धीरे इन सब चीज़ों में विकास होता रहेगा। आगे चल करके इन सब चीज़ों में विकास आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। अब हम इन्हीं सब चीज़ों का विकास देखेंगे। अरे देखेंगे नहीं देखेंगे, अरे रसगुल्ले दिमाग पर लोड मत लिए, सब कुछ समझ में आएगा प्यारे मित्रों, सब कुछ समझ में आएगा। आपकी मैं एक मैराथन करा दूंगा, चिंता मत कीजिएगा आप लोग। तो ये सब कुछ मामला था प्यारे मित्रों। लेकिन दोस्तों आप लोग कहोगे कि गुरुजी हमें ये तो पता चल गया कि जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद हुआ करती थी उसमें 6 सदस्य, चलो मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सर जी एक बात बताओ, ये जो 6 सदस्य थे जो विधि सदस्य कहलाए, ये 6 सदस्य कहाँ से आए? फिर ये 6 सदस्य कहाँ से आए? अरे आपके दिमाग में खुल्लम खुल्ला क्वेश्चन आने चाहिए कि ये 6 सदस्य कहाँ से आए। तो दोस्तों ये 6 सदस्य आए। एक सदस्य आया कहाँ से? बम्बई से। दूसरा सदस्य आया मद्रास से। तीसरा आया बंगाल से। चौथा आया दोस्तों कहाँ से? आगरा से। पांचवा आया कहाँ से? तो पांचवा आया दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और छठा सदस्य आया दोस्तों कहाँ से? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश। कौन दोस्तों? कोई अन्य न्यायाधीश। अरे बात समझ में आ गई ना? कितने हो गए? अरे 6 हो गए ना? हो गए गुरुजी, बिल्कुल हो गए। तो ये जो 6 सदस्य थे कहाँ से लाए गए दोस्तों? ये रीजन से लाए गए, ये क्षेत्रों से लाए गए। कहाँ से लाए गए? ये क्षेत्रों से लाए गए। तो दोस्तों एक बार क्वेश्चन पूछा कि विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को कब शामिल किया गया? दोस्तों अखिल भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को कब शामिल किया गया? क्वेश्चन पूछा था प्यारे मित्रों। अरे रसगुल्लाओ इधर दो ध्यान मेरी तरफ।
तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, कब लगाएंगे आप आंसर, आप लोग कब लगाएंगे? 1853 का चार्टर एक्ट में। अरे क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत कब हो रही है प्यारे मित्रों? 1853 के एक्ट में शुरुआत दोस्तों हो रही है यहाँ पर। अरे हो रही है ना, हो रही है गुरु जी, बिल्कुल हो रही है। अगली बात, आप लोग एक बात ध्यान और रखें यहाँ से कि भैया यहाँ से आप लोग ध्यान रखें कि जो 1833 में खुली प्रतियोगिता की बात कही गई थी, और दोस्तों वो खुली प्रतियोगिता 1833 में लागू नहीं हो पाई थी। किसने विरोध किया था? तो सीओडी ने विरोध किया था दोस्तों। लेकिन 1853 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ कि डलहौजी साहब की सिफारिश पर खुली प्रतियोगिता को लागू किया गया दोस्तों। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदों में क्या की गई? खुली प्रतियोगिता लागू की गई दोस्तों, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की व्यवस्था की गई दोस्तों। आज के समय में है नहीं, अरे पुलिस के फार्म निकले या दोस्तों आरपीएफ की वैकेंसी, यूपीएसआई की, यूपीपीसीएस, यूपीएसआई, एसएससी, किसी के भी फार्म आप लोग भर देते हैं तो क्या है, सबके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की व्यवस्था है। जो टैलेंटेड ज़्यादा होगा, जिसके अंदर ज्ञान होगा, जिसमें क्षमता होगी, वह एग्जाम निकाल करके ले जाएगा। तो दोस्तों यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की व्यवस्था कब कर दी गई? 1853 के चार्टर एक्ट में कर दी गई, कंपनी के पदों पर नौकरी पाने के लिए। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि खुली प्रतियोगिता का जनक किसे कहा जाता है? खुली प्रतियोगिता का जनक किसे कहा जाता है? किसे? अरे किसे कहा जाता है रे रसगुल्ले? लॉर्ड डलहौजी साहब को। किसे? लॉर्ड डलहौजी साहब को खुली प्रतियोगिता का जनक कहा जाता है। यानी कि खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई, खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। और इसके जनक कौन थे? अरे जनक कौन थे रे इसके? अरे रसगुल्ले, जनक कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इसके जनक हुआ करते थे प्यारे मित्रों। अरे हुआ करते थे, नहीं हुआ करते थे प्यारे मित्रों? एक सेकंड रुकिएगा। दोस्तों गर्मी ज़्यादा है इसलिए पानी पीते रहना चाहिए। आइए प्यारे मित्रों, तो अगला जो प्रावधान यहाँ से हुआ कि आपने देखा था कि भैया जो गवर्नर जनरल, उसकी जो कार्यकारी परिषद हुआ करती थी प्यारे मित्रों, इसमें 1833 में दोस्तों इसमें एक चौथा सदस्य जोड़ा था। कौन कहलाता था? वो विधि सदस्य हुआ करता था। विधि सदस्य हुआ करते थे प्यारे मित्रों। अरे हुआ करता नहीं हुआ करता था कि गुरुजी? बिल्कुल हुआ करता था। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में जो विधि सदस्य जुड़ा था दोस्तों, जो विधि सदस्य जुड़ा था, उसको यहाँ से गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का क्या बना दिया गया? स्थायी सदस्य बना दिया गया, यानी परमानेंट सदस्य बना दिया गया कि हमेशा विधि सदस्य जो है वो कार्यकारी परिषद में हमेशा बना रहेगा। क्या प्रावधान आया? अरे क्या कहा गया कि विधि सदस्य को कार्यकारी परिषद का स्थायी सदस्य बना दिया गया। अरे प्यारे मित्रों, मैंने क्या कहा आपसे कि जो विधि सदस्य जोड़ा था गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में, उस विधि सदस्य को 1853 से क्या बना दिया गया? परमानेंट मेंबर या फिर दोस्तों स्थायी सदस्य बना दिया गया। अरे हाँ या ना? कि बिल्कुल सही बात है गुरुजी। दोस्तों एक बात और आपको ध्यान रखनी है 1853 से, कि आपने देखा कि 1833 में आपने देखा होगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल और उसकी जो कार्यकारी परिषद थी, उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारी परिषद बना दिया जा रहा था। अरे ठीक है ना?
तो दोस्तों बंगाल वाले को बनाया गया है ना पूरे संपूर्ण भारत का। तो दोस्तों बंगाल में तो सीट खाली रही ना रही, अरे बंगाल में तो सीट खाली रही ना रही। तो दोस्तों अब जो संपूर्ण भारत का है वो तो गवर्नर जनरल उसका तो रहेगा नहीं, अब बंगाल का तो रहेगा नहीं, वो तो संपूर्ण भारत का बन गया। तो बंगाल में अब क्या होगा, तो बंगाल में दोस्तों प्रशासन करने के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई, यानी कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। कहाँ, उसमें बंगाल में। लिखिएगा अगला, बंगाल में प्रशासन करने हेतु, बंगाल में प्रशासन करने हेतु लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। अरे क्या की गई दोस्तों, बंगाल में प्रशासन करने के लिए एक किसकी, लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। अरे की गई नहीं की गई प्यारे मित्रों, क्या गुरुजी, बिल्कुल की गई। और दोस्तों ये जो 1853 का चार्टर एक्ट था प्यारे मित्रों, यह जो था यह अंतिम चार्टर एक्ट कहलाया। क्या कहलाया, यह अंतिम चार्टर एक्ट था। ये लास्ट में लिख लें कि ये क्या था, एक अंतिम चार्टर एक्ट था। क्या था, अंतिम चार्टर एक्ट यह हुआ करता था। क्यों, क्योंकि इसके बाद क्या हुई, इसके बाद 1857 क्रांति हुई प्यारे मित्रों। इसके बाद क्या हुई, 1857 क्रांति हुई, और क्रांति के बाद क्या हुआ, सीधे तौर पर भारत में क्या आया, क्राउन का शासन या ताज का शासन भारत में आया। अरे तो हुआ नहीं हुआ अंतिम चार्टर एक्ट 1853 का, क्या बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल हुआ। अरे हुआ नहीं हुआ, अरे रसगुल्ले बिल्कुल हुआ। अरे हाँ या ना, कि बिल्कुल सही बात है गुरुजी। तो अब हम किस पर बात करेंगे, 1853 का अंतिम है, उसके बाद 1857 क्रांति है, उसके बाद क्या है, उसके बाद दोस्तों 1858 से क्या हो रहा है, ताज का शासन या क्राउन का शासन पूरी तरीके से भारत में मौजूद है, आ चुका है। तो अब हम बात करेंगे ताज के शासन पर दोस्तों। कंपनी के शासन हम लोगों ने देखा दोस्तों अभी यहाँ 1853 तक। हम बात करें दोस्तों ताज के शासन की शुरुआत हो रही है 1858 से। अरे किसकी शुरुआत हो रही है प्यारे मित्र, प्यारे रसगुल्ले, प्यारे मित्रों, 1858 की शुरुआत हो रही है, यानी कि ताज के शासन से। ताज का शासन, अगला टॉपिक हमारा ताज का शासन। अरे यहाँ तक तो समझ में आई होगी, आशा करता हूँ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आपको समझ में आ रही होंगी और ये वीडियो आपको हेल्पफुल होंगी आपकी तैयारी में। प्यारे मित्रों नोट्स बनाए रखें आप लोग, क्योंकि मेरा जो प्रयास रहता है, मेरा प्रयास यह रहता है प्यारे मित्रों कि आप लोग सूझबूझ के साथ समझ जाएं और समझने के बाद जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं उनको बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से हल करके आएँ प्यारे मित्रों। कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि 95% जो क्वेश्चन आएँ वो लगभग आपके नोट्स से ही फंस जाएं, ताकि आप लोग गुरुजी को याद करें कि गुरुजी ने बहुत ही अच्छा पढ़ाया हमको। अगला आता है दोस्तों ताज का शासन। ताज का शासन या दोस्तों रूल ऑफ क्राउन, रूल ऑफ क्राउन। और ये दोस्तों कब से कब तक है, ये है हमारा 1858 से लेकर के 1947 तक प्यारे मित्रों। अरे बात सही है ना, अरे इस बात सही है ना कि गुरुजी बिल्कुल बात सही है आपकी। तो प्यारे मित्रों अब हम बात करते हैं 1858 का एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट। एक्ट ऑफ 1858 का एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस कौन सा दोस्तों कौन सा, 1858 का एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस की हम लोग बात करेंगे। तो एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ने क्या प्रावधान किए भारत में, क्या है ये पूरी तरीक़ा से क्या है, भारत में ताज का शासन अब लोग आ चुका है, यानी कि ब्रिटेन का जो राजा या महारानी है वो पूरी तरीक़ा से भारत में क्या करेगा, अब शासन अपना जमाए रखेगा। दोस्तों यहाँ से पहला प्रावधान ये हुआ कि जो आपने देखा
कि भैया एक संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल था, उसकी कार्यकारी परिषद थी। अरे क्या बताया मैंने आपको कि संपूर्ण भारत का, यानी भारत का क्या था, भारत का गवर्नर जनरल, उसकी जो कार्यकारी परिषद हुआ करती थी। अरे हुआ करती नहीं हुआ करती दोस्तों। तो इस गवर्नर जनरल का पदनाम बदल करके दोस्तों, पदनाम क्या कर दिया गया, बदल करके संपूर्ण भारत का वायसराय बना दिया गया। अरे क्या बताया मैंने साथियों आपसे कि जो बंगाल का गवर्नर, संपूर्ण भारत का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसका पदनाम बदल करके संपूर्ण भारत का वायसराय बना दिया। अरे दोस्तों पावर तो उतनी है, अरे पावर तो उतनी है तो ये भी भारत का, वो भी भारत का, केवल क्या है, पदनाम बदल दिया गया है। यहाँ गवर्नर जनरल था भारत का, अब यहाँ का कर दिया है, यहाँ वायसराय कर दिया है भारत का। तो कोई नई बात है? तो दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय क्या था? प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? अरे कौन था दोस्तों? ये था कौन? लॉर्ड कैनिंग। कौन था प्यारे मित्रों? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था प्यारे मित्रों। अरे हाँ या ना? और दोस्तों यहाँ से क्या हुआ कि भारत का अच्छा, जैसा कि इसका उद्देश्य है कि भारत में ताज का शासन आ चुका है और भारत में अच्छा प्रशासन किया जाएगा, अच्छा प्रशासन किया जाएगा। तो दोस्तों भारत का अच्छा प्रशासन करने के लिए भारत में एक पद लाया गया, जिससे कहा गया भारत सचिव। क्या कहा गया दोस्तों? भारत सचिव। भारत सचिव पद इसे कहा गया। अरे कहा गया नहीं कहा गया? तो ये जो भारत सचिव था, इसकी सलाह के लिए दोस्तों, इसकी सलाह के लिए, अरे मैंने कहा कि भारत का अच्छा प्रशासन करने के लिए एक पद लाया गया। क्या कहा गया उसे? भारत सचिव कहा गया दोस्तों। और भारत सचिव की सलाह के लिए, इसकी सलाह के लिए दोस्तों, इसकी सलाह या सहायता के लिए, इसकी सलाह या सहायता के लिए एक संस्था बनाई गई, जिसे कहा गया भारत परिषद। दोस्तों क्या कहा गया? भारत परिषद, जिसे कहा गया, क्या कहा गया? भारत परिषद कहा गया। जिसमें कितने सदस्य हैं प्यारे मित्रों? इसमें 15 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य? 15 सदस्य हुआ करते थे। तो इतनी बात समझ में आपको आई कि 1858 से हमने आपको बताया कि भैया जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसका पदनाम बदल करके क्या कर दिया गया? संपूर्ण भारत का वायसराय बना दिया गया। और दोस्तों कार्यकारी परिषद वैसी की वैसी रहेगी दोस्तों। अरे काम उतना ही है, काम तो उतना ही है। संपूर्ण भारत का ये, संपूर्ण भारत का वो, क्या है? पद नाम बदल दिया गया। अरे आपका नाम मान के चलिएगा, घर में आपको सोनू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घर में आपको सोनू बोलते हैं। लेकिन आप लोग अपने पड़ोसी जाते हैं तो क्या, अरे सोनुआ, अरे सोनुआ, तो आपके सोनू थोड़ी ना हो गए? अरे है या ना है? तो क्या है कि पावर वही है, केवल नाम में परिवर्तन किया गया है। तो कौन था प्रथम भारत का वायसराय? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग हुआ करता था प्यारे मित्रों। कौन हुआ करता था? लॉर्ड कैनिंग वायसराय प्रथम हुआ करता था भारत का। अगला मैंने बताया कि भारत का अच्छा प्रशासन करने के लिए एक भारत सचिव पद लाया गया। क्या लाया गया? एक भारत सचिव पद लाया गया। और भारत सचिव की सलाह के लिए दोस्तों एक भारत परिषद का गठन किया गया, जिसमें कितने सदस्य हैं प्यारे मित्रों? जिसमें 15 सदस्य हुआ करते थे। अगला प्रावधान यहाँ से ये हुआ दोस्तों, ये क्या था? ये पहला था, ये दोस्तों दूसरा है। तीसरा यहाँ से हुआ कि ये जो BOC और जो COD संस्था चली आ रही थी, BOC और जो COD संस्था चली आ रही थी, इनको क्या कर दिया गया दोस्तों? इनको समाप्त कर दिया गया। यानी कि दोस्तों BOC और COD संस्था को समाप्त कर दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका खात्मा होने वाला है। अब यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा होने वाला है अब कुछ दिनों बाद। तो दोस्तों हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी का भी खात्मा कर देंगे। अरे कर देंगे आप लोग, केवल साथ बनाए रखें। अरे जब COD को समाप्त कर दिया जा रहा है, और COD है ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई। अरे है ना है? तो दोस्तों अब ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त होने की बारी है।
है ना है। तो प्यारे मित्रों, थोड़ी तबीयत नाराज चल रही है इस समय, लेकिन आप लोग साथ बनाए रखें गुरु जी का। हम आपको दबने नहीं देंगे प्यारे मित्रों। जितना आपसे मैंने वादा कर दिया उतना आपको दे करके रहूँगा। मैंने आपसे वादा किया है कि संपूर्ण राजव्यवस्था में आपको फ्री में पढ़ाऊँगा प्यारे मित्रों, तो मैं आपको फ्री में ही पढ़ाऊँगा और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। ये नहीं है कि आपको छोटे एग्जाम में काम करते। दोस्तों, मैंने आपकी गारंटी है कि आप यूपी PCS तक बैठें, UPSC तक बैठें, एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगला आता है हमारा 1861 का परिषद अधिनियम। 1861 का परिषद अधिनियम दोस्तों, जो मैं समझा रहा हूँ आप लोग ध्यान समझें कि हुआ क्या कि 1857 की क्रांति भारत में हुई और अंग्रेज़ों को भारतीयों ने क्या किया कि मार मार के लाल कर दिया दोस्तों, और इनकी बुरी हालत कर दी। लेकिन अब लोग ये जो थे अब समझ चुके थे कि भारतीयों पर शासन करना अब बस की बात नहीं है। अब भारतीयों पर शासन करना है तो कहीं ना कहीं भारतीयों को भी शासन में भागीदारी देनी पड़ेगी दोस्तों, कहीं ना कहीं भारतीयों को भी शासन में भागीदारी देनी पड़ेगी। और इसी उद्देश्य से लाए गए भारत में परिषद अधिनियम। क्या लाए गए दोस्तों? इसी उद्देश्य से भारत में परिषद अधिनियम लाए गए। इसका मतलब यह है कि गुरुजी जो आप परिषद अधिनियम पढ़ाएंगे उनका उद्देश्य है कि भारतीयों को भी शासन में भागीदारी प्रदान करना, भारतीयों को भी शासन में भागीदारी प्रदान करना प्यारे मित्रों। तो अगला आता है हमारा 1861 का परिषद अधिनियम। हम लोग पढ़ेंगे 1861 का परिषद अधिनियम। अठारह सौ 61 का परिषद अधिनियम, यानी कि दोस्तों 1861 का काउंसिल एक्ट या दोस्तों परिषद अधिनियम। तो दोस्तों 1861 का परिषद अधिनियम से क्या हुआ कि प्यारे मित्रों कि जो वायसराय प्लस उसकी जो कार्यकारी परिषद हुआ करती थी प्यारे मित्रों, आप गवर्नर जनरल बोले या फिर वायसराय बोले, बात एक ही है, बात एक ही है, केवल दोस्तों पदनाम परिवर्तन किया गया है, ठीक है। तो ये जो वायसराय हुआ करता था दोस्तों, इस वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी दोस्तों, जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी, इसमें दोस्तों अरे स्थायी सदस्य कितने हैं? स्थायी सदस्य कितने? इसमें 4 स्थायी सदस्य हैं प्यारे मित्रों, लेकिन टोटल सदस्य कितने? इसमें 6 हैं। टोटल कितने हैं? 6 हैं, और स्थायी कितने हैं? 4 हैं। और चौथा स्थायी कब बना दिया जा रहा है? अभी 1853 में बनाया था हमने। तो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है, इसके सदस्य जो थे, इसके सदस्यों को क्या दिए गए? कुछ विभाग दिए गए। क्या दिए गए दोस्तों? कुछ विभाग दिए गए या दोस्तों मंत्रिमंडल दिए गए। क्या दिए गए? मंत्रिमंडल दिए गए। क्या दिए गए? विभाग दिए गए और मंत्रिमंडल दिए गए। और ये जो सदस्य हुआ करते थे, ये अपने मंत्रिमंडल या जो विभाग दिए गए ना, जो मंत्रिमंडल दिए गए, उनके प्रति क्या थे? ये रेस्पॉन्सिबल भी हुआ करते थे दोस्तों, रेस्पॉन्सिबल भी हुआ करते थे। यानी कि इनके विभाग में किसी में कोई दिक्कत आती थी तो किससे जवाब लिया जाता था? इनसे जवाब लिया जाता था कि भैया आपके विभाग में ये दिक्कत हुई है, बताइए क्या कारण है इसका, क्या कारण है इसका। तो दोस्तों क्या कारण है इसका? इनसे जवाब लिया जाता था। क्लास जो वहीं समाप्त करता हूँ। तो दोस्तों आज से आगे हम लोग कल देख लेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। IFM गोल्ड चैनल आपके साथ है, हमेशा तत्पर तैयार है।